So this was question number two of incomplete records. अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर टू वेरिएंट टू बहुत ही रिसेंट सवाल है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। स्टार्ट करते हैं। अहमद इज अ सोल ट्रेडर, ही डज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसे ही ये बात हो गई डज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हमें इंडिकेशन मिल गई कि भाई ये जो है सवाल ये आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। अगर ईयर एंड 30 जून 2024 को हुआ है तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2023 को हुआ होगा। पेमेंट्स एंड रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अगेन मैंने आपको पहले जब लेक्चर दिया था तब ये बात करी थी कि एक चीज जो कि हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन जो जिस चीज का हिसाब रखता है वो उसके कैश का हिसाब है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है हमारे पास। कैरेज आउटपुट की पेमेंट है, कैश सेल की पेमेंट है। अच्छा जरा रियलाइज कर रहे हो मैंने एक काम किया है, मैंने PPRR करके लिखा हुआ है। बेसिकली पी मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है पेमेंट्स को और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिसीट को। तो कैरेज आउटपुट इज अ पेमेंट, कैश सेल इज अ रिसीट, जब पैसे आया है तो रिसीट है, जब पैसा गया है तो पेमेंट है। Electricity is a payment, general expenses is a payment, motor expenses is a payment, payments to credit supplier is obviously a payment, receipts from credit customer that is a receipt, obviously पैसा आया है। और rent paid is again a payment। तो दो बेसिकली receipts हैं और बाकी सारे आपके payments हैं। फिर आगे लिखा हुआ है all purchases are on credit। ओके। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अब आप देखो 30 जून 2023 और 2024 दोनों के बैलेंसेस गिवन है। विच मीन्स अगर मैं आपसे कहा जाऊं कि ये जो 2023 का है, अगर 30 जून 2023, तो इट मीन्स जो 30 जून 2023 का बैलेंस है वही 1 जुलाई 2023 में जाना है। तो 30 जून 2023 के बैलेंस को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस है, और 30 जून 2024 के बैलेंस को ये कह सकता हूँ कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि जो भी 30 जून 2023 का बैलेंस होगा वही ऑब्वियसली सी बात है 1 जुलाई 2023 का बैलेंस भी बनेगा। तो आई कैन डेफिनेटली से कि भाई 30 जून 2023 के बैलेंसेस ओपनिंग है और 2024 के जो बैलेंसेस है वो क्लोजिंग है। हमारे पास 8% बैंक लोन है, यानी कि आपने बैंक लोन लिया है। अच्छा बैंक लोन 2023 ओपनिंग में नहीं था, सिर्फ क्लोजिंग में आया है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने एक $3000 का बैंक लोन लिया है। अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट साल के शुरू में 1055 है, साल के एंड में हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क बना के दिया हुआ है, यानी कुछ ना कुछ होगा, क्या है हमें नहीं पता। ओपनिंग इन्वेंट्री 12640 गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा है हमें नहीं पता। अदर पेबल्स में आपके पास रेंट अक्रूड है साल के शुरू में, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा रेंट है जिसको आप जिसके बदले में आप सर्विस दे चुके हो, आपने पैसे पे नहीं किए। और अक्रूड रेंट जो होता है वो क्या है, या इवन कोई भी अक्रूड एक्सपेंस हो आपको पता है वो करंट लाइबिलिटी होती है। एंड अदर पेबल इलेक्ट्रिसिटी साल के शुरू में भी है साल के एंड में भी है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका साल के शुरू में भी अनपेड था और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका साल के एंड पे भी अनपेड है, यानी कि क्लोजिंग इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल है और फिर ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल दोनों मौजूद है। अदर पेबल्स जब लिखा हुआ है ना तो इसका ऑब्वियस सा मतलब क्या है, अगर आपका एक एक्सपेंस पेबल में तभी जाता है कि आपने एक्सपेंस इंकर कर लिया लेकिन उसके पैसे आपने सामने से पे नहीं किए, जिसको हम इन शॉर्ट अक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। अदर रिसीबल में हमारे पास रेंट प्रीपेड है। तो एक रेंट अगर उसको लिख दिया प्रीपेड, तो अब आपको पता है कि रेंट प्रीपेड तो जाहिर सी बात है कि एडवांस पैसे आपने दिए हुए हैं तो आपको या तो सर्विस मिलेगी या आपको आपके पैसे वापसी मिलेंगे। दैट इज वाई जो भी रेंट प्रीपेड है वो आपका अदर रिसीबल है। लेकिन अगर सिर्फ उसने अदर रिसीवेबल रेंट लिखा हुआ होता तब भी इसका मतलब क्या था कि ये रेंट प्रीपेड ही है, क्योंकि रेंट के अंदर रेंट के केस में सिर्फ अदर रिसीवेबल तभी क्रिएट होगा जब आपने एडवांस में पैसे दिए हों, वरना रेंट तो एक एक्सपेंस है ना, वो क्यों रिसीवेबल के अंदर जाएगा अनटिल अनलेस के आपने एडवांस पैसे ना दिए हों। ट्रेड पेबल साल के एंड आखिर दोनों का गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल साल के एंड आखिर दोनों का गिवन है। यहीं पे आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि भाई ट्रेड पेबल का बैलेंस है तो पीएलसीए बना के परचेजेस कैलकुलेट करूंगा, और ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है तो एसएलसीए बना के सेल्स भी कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा परचेजेस के लिए तो उसने बात की हुई है कि सारी की सारी परचेजेस एडजस्टमेंट टू में कहा हुआ है कि क्रेडिट पे हैं, तो जो भी पीएलसीए से परचेजेस आएंगी वो टोटल परचेजेस को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन एसएलसीए से जो सेल्स निकल के आएंगी वो टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ऊपर जो एक रिसीट थी उसमें मेंशन किया गया था कि हमने कुछ कैश पे भी माल बेचा है, तो एसएलसीए की सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है उसके अंदर ये कैश सेल ऐड करूंगा तब जाके मेरे पास टोटल सेल निकल कर आएगी। खैर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इन्वेंट्री एट 30 जून 2024, यानी कि साल के एंड पे इन्वेंट्री कह रहा है कि इट वाज वैल्यूड एट 15880, 15880 की इन्वेंट्री वैल्यू करी गई थी। दिस इंक्लूडेड डैमेज आइटम्स कॉस्टिंग $960। अगेन आपको पता है अगर आइटम्स डैमेज हो गए तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है एनआरवी का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा। सो दिस इंक्लूडेड डैमेज आइटम्स जिनकी कॉस्ट है $960।
दैट विल बी सोल्ड फॉर $1100, जिसको हम मार्केट में $1100 का बेच देंगे, बट उसको बेचने के लिए हमें कुछ रिपेयर्स करानी पड़ेंगी $340 की। तो भाई ये जो डैमेज इन्वेंट्री है, जब भी डैमेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, आपको मैंने बताया कि इन्वेंट्री का रूल अप्लाई होता है। इन्वेंट्री का रूल क्या है? इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस केस में हमें कॉस्ट तो पता है इन्वेंट्री की 960 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, क्या है भाई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, बल्कि सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल। तो ये जो डैमेज आइटम्स हैं, इनको मैं बेच सकता हूँ मार्केट में $1100 का, आफ्टर अ रिपेयर कॉस्ट ऑफ 340। तो 1100 माइनस 340 किया तो मेरे पास इन डैमेज गुड्स की एनआरवी निकल के आ गई $760। और इन गुड्स की कॉस्ट कितनी है? $960, विच मीन्स के इस केस में हमारे पास जो एनआरवी है, इट इज लोअर देन द कॉस्ट। सर और एज पर द रूल, इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जी बोलिए। सर ये रिपीट कर सकते हैं, मेरा तो नेट फ्लक्चुएट करने लग गया था। 1100 हमारे पास जो है वो डैमेज गुड्स की सेलिंग प्राइस है, जितने का हम बेच सकते हैं, ठीक है ना? लिखा हुआ है दिस इंक्लूडेड डैमेज गुड्स कॉस्टिंग 960 दैट विल बी सोल्ड फॉर $1100 आफ्टर रिपेयर्स कॉस्टिंग $340। तो एनआरवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल। सेलिंग एनआरवी। प्राइस, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब भी आपकी इन्वेंट्री के कुछ आइटम्स अगर डैमेज हो जाते हैं, तो फिर आपको उनकी एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल। हमारे पास इन डैमेज गुड्स की सेलिंग प्राइस 1100 गिवन है, और ये $1100 का तब बिकेगा जब आप इस पे $340 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओ। तो 1100 माइनस 340 किया तो आपके पास एनआरवी निकल के आ गई $760। ये एनआरवी कॉस्ट से कंपैरेटिवली काफी लोअर है, और क्योंकि हमें रूल पता है कि इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो हम इन्वेंट्री को 760 के ऊपर वैल्यू करेंगे, क्योंकि एनआरवी लोअर है, और लोअर एनआरवी कितनी है? 760 है। जबकि जो कॉस्ट है गुड्स की वो कितनी है जिसपे ये रिकॉर्ड हुए हुए हैं? ये 960 की कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड हुए हुए हैं। और टोटल इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, या टोटल इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, वो है $15,880। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई 15,880 के ये जो गुड्स हैं, इसके अंदर $960 के ऐसे गुड्स की कॉस्ट, $960 अब के ऐसे गुड्स हैं जो कि अपने कॉस्ट के ऊपर इंक्लूड किए गए हैं, जबकि उनकी एनआरवी बहुत कम है, उनकी एनआरवी 760 है। तो एक तो तरीका इसको करने का ये है कि मैं कहूं कि 15,880 में से इन डैमेज गुड्स की कॉस्ट को हटा दो, यानी 15,880 माइनस 960, और उन डैमेज गुड्स की एनआरवी ऐड करा दो, इंक्लूड करा दो, जो कि हमने कैलकुलेट करी है कितनी? 760। तो ये देखें, मैंने यही किया, मैंने कहा टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू 15,880, इसमें से जो डैमेज गुड्स की कॉस्ट है जो कि ज्यादा है, उसको माइनस करा दिया 960। और फिर मैंने कहा कि भाई इनको, इनकी एनआरवी जो कि लोअर है 760, उस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने 760 को इसमें प्लस करा दिया, और मेरे पास जो करेक्टेड इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, वो आ रही है $15,680। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये भी कहता है ना कि सर इन्वेंट्री की जो गुड्स की कॉस्ट थी, जो डैमेज गुड्स है, वो 960 थी, और हमारे पास जो एनआरवी थी वो थी, हमने कैलकुलेट करी 760। तो भाई अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैं सीधा सीधा ये देखता हूँ कि कॉस्ट 960 है, एनआरवी 760 है, यानी कि कॉस्ट $200 एनआरवी से ज्यादा है, तो मैं अगर टोटल इन्वेंट्री जो कि 15,880 है, इसमें से सिंपली $200 माइनस कर लूं, तो क्या मेरे पास आंसर सेम आएगा? जी, आपके पास आंसर सेम आएगा। आंसर आपका वही निकल के आएगा जो यहाँ आया है, 15,680। आसान सी एडजस्टमेंट थी, पहले भी हमने देखी हुई एडजस्टमेंट। उसके बाद कहता है, जी कुछ कह रहे हैं आप, बोलें। सर एक दफा बता देंगे बस कि एनआरवी होता कि उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं? एनआरवी बेटा जब भी वो कहे ना इन्वेंट्री के लिए, जैसे यहाँ पे उसने आपको इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू दी 15,880, और फिर उसने लिखा कि दिस इंक्लूडेड डैमेज आइटम्स। जब भी इन्वेंट्री के अंदर कोई डैमेज आइटम्स होता है ना, तो उसके बाद वो बताता है कि भाई उनकी कॉस्ट कितनी है। उसने बताया इनकी कॉस्ट 960 है। फिर उसने बताया कि अगर इनको बेचने के लिए जाऊं तो 1100 के बिकेंगे, जबकि 1100 का बेचने के लिए भी इस पर रिपेयर करानी पड़ेगी $340 की। तो जब भी आपके इन्वेंट्री में इस तरीके के कोई डैमेज गुड्स हो, कोई ऑब्सोलीट गुड्स हो, तब तब आपको चेक करना पड़ेगा कि यार कहीं इस डैमेज गुड की एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहीं इसकी कॉस्ट से कम तो नहीं है। तो हमने जब कैलकुलेट की एनआरवी इन डैमेज गुड्स की, तो एनआरवी का फॉर्मूला मैं फिर से दिखा देता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल था। सेलिंग प्राइस हमारे पास डैमेज गुड्स की कितनी गिवन है? $1100, और इनकी रिपेयर कॉस्ट है $340। जब हमने दोनों को माइनस कराया एज पर एनआरवी का फॉर्मूला, 1100 माइनस 340, तो हमारे पास इन डैमेज गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आती है $760। और ये $760 जो कि इन डैमेज गुड्स की एनआरवी है,
ये इनकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम है, $200 कम है। और हमारे पास इन्वेंट्री का रूल है जो कि आपको हिफ्ज होना चाहिए, वो ये है कि इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड। ये रूल लिखा हुआ, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये इन्वेंट्री का रूल है। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि इन्वेंट्री का क्या रूल है, तो इन्वेंट्री का रूल ये है कि इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो अगर आपके पास कोई भी आइटम, कोई भी इन्वेंट्री का गुड पड़ा हुआ है, आइटम पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी वैल्यू लोअर होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड होगा। अभी ये जो डैमेज आइटम्स है, उसने क्या कहा था, दिस इंक्लूडेड डैमेज आइटम्स कॉस्टिंग 960, ये अभी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड है जो कि $960 है, जबकि इनकी एनआरवी $760 आ रही थी। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस रूल को, इन्वेंट्री के रूल को अप्लाई करूं जो कि कहता है कि इन्वेंट्री को हमेशा कॉस्ट और एनआरवी में से जो वैल्यू लोअर हो उस पर रिकॉर्ड करो, तो ये डैमेज इन्वेंट्री तो एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्योंकि ये डैमेज इन्वेंट्री एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू $15,880 है। उसमें से जो ये डैमेज इन्वेंट्री, इसकी कॉस्ट जिस पर ये इंक्लूड किया गया है, वो माइनस कराई $960। देखो 15880 में से 960 माइनस कराया, और उन्हीं डैमेज इन्वेंट्री की जो एनआरवी थी, जो हमने कैलकुलेट करी थी ऊपर $760, इसको ऐड करा दिया। तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की अपडेटेड वैल्यू निकल के आ गई $15,680। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट में वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर अहमद टुक गुड्स कॉस्टिंग 420 फॉर हिज ओन यूज। आपको पता है कि जब भी कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है, तो वो हम परचेजेस से क्या कराते हैं, परचेजेस से माइनस करा देते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 300 इज टू बी रिटन ऑफ। $300 का बेड डेट है जो हमें अभी राइट ऑफ कराना है, इज टू बी रिटन ऑफ, यानी आप इसको राइट ऑफ कराओगे। आगे लिखते हैं अहमद विश टू मेंटेन द अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स एट द सेम रेट एज द प्रीवियस ईयर। पीबीडी का रेट नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया कि भाई सेम रेट पे पीबीडी चार्ज करेंगे जिस तरीके से पिछले साल चार्ज करी थी। अब हमें पता लगाना पड़ेगा पिछले साल क्या चार्ज, क्या रेट था। तो पिछले साल की पीबीडी की अमाउंट गिवन है $1055, और पिछले साल के जो ट्रेड रिसीवेबल गिवन थे वो थे $21,100। आपको पता है कि जब हम पीबीडी कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं क्लोजिंग पीबीडी इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय रेट। तो मैंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। देखें, मैंने कहा कि भाई, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, हम नॉर्मली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्लोजिंग पीबीडी निकालने के लिए, पीबीडी इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट। अब मसला ये कि हमारे पास ये फिगर तो है, हमारे पास ओपनिंग पीबीडी की फिगर है, ठीक है ना, कि पिछले साल के एंड पे क्या पीबीडी कैलकुलेट हुई थी। हमारे पास पिछले साल के नेट ट्रेड रिसीवेबल भी है। हमारे पास रेट नहीं है, रेट अननोन था। तो मैंने बोला कोई मुश्किल बात ही नहीं है, सीधा नेट ट्रेड रिसीवेबल को उधर ले जाके पीबीडी से डिवाइड करा दो और रेट तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। तो पिछले साल का जो पीबीडी था 1055 ये रहा, और पिछले साल का जो ट्रेड रिसीवेबल था 21,100। मैंने दोनों को आपसी में डिवाइड करा दिया इसी फॉर्मूला की बेसिस पे, जो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो 1055 डिवाइड बाई 2100, तो ये पीबीडी का रेट निकल के आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें डिवाइड होना है ना। तो पीबीडी की वैल्यू गिवन थी 1055, ट्रेड रिसीवेबल गिवन था 21,100। दोनों को डिवाइड करा के, क्योंकि रेट निकालना हो परसेंटेज निकालना हो, तो परसेंटेज के लिए टाइम्स 100 करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो पिछले साल का पीबीडी का रेट निकल के आ गया 5%। ठीक है। अब अगले साल वो कह रहा है कि भाई इस साल भी जो पिछले साल रेट था वही लगेगा, तो पिछले साल का रेट 5% है, इस साल का रेट भी क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। लेकिन अब मुझे पीबीडी निकालनी है, तो पीबीडी के लिए अगेन फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया था, नेट ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय रेट। साल के एंड पे, यानी कि 2024 जो है, ये तो आपके पिछले साल का इस्तेमाल किया ना, 2023 का जो है आपने ट्रेड रिसीवेबल और पीबीडी की फिगर इस्तेमाल करके रेट निकाला। 2024 के एंड पे आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है 18,500 के, ये जो सेकंड कॉलम। और एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ था कि 300 का बेड डेट भी राइट ऑफ कराना है। आपको मैंने बताया कि पीबीडी का रेट हमेशा नेट ट्रेड रिसीवेबल पे लगता है, यानी ट्रेड रिसीवेबल माइनस इफ देयर आर एनी बेड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। तो कहा हुआ उसने कि भाई 300 के बेड डेट है विच इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो मैंने 18,500 माइनस 300 उसी के आगे लिख दिया ताकि क्लैरिटी रहे कि भैया 300 बेड डेट का माइनस हो रहा है। और फिर मेरे पास फिगर आएगी 18,500 माइनस 300 करके कितने की, 18,200 की, जो कि नेट ट्रेड रिसीवेबल को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके ऊपर मैं जो पिछले साल का पीबीडी का रेट था वही चार्ज कर दूंगा, विच इज 5%। तो 18,500 माइनस 300, ये मेरे पास आएगा नेट ट्रेड रिसीवेबल यहाँ से। और इस नेट ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर मैंने पीबीडी का रेट चार्ज कर दिया 5%। तो मेरे पास क्लोजिंग पीबीडी 2024 की निकल के आ गई $910। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि क्लोजिंग पीबीडी इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाती, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता है चेंज इन पीबीडी। और चेंज इन पीबीडी का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग पीबीडी माइनस ओपनिंग पीबीडी। आपके पास क्लोजिंग पीबीडी जो अभी आपने कैलकुलेट की है वो 910 है,
और जो ओपनिंग पीबीडी जो सवाल में गिवन थी वो गिवन थी 1055 की। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपका पीबीडी डिक्रीज हो गया है। और ये उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 910 जो कि क्लोजिंग पीबीडी है माइनस 1055 जो कि ओपनिंग पीबीडी था। तो आपका आंसर आ रहा है -145। और जब भी आपका चेंज इन पीबीडी नेगेटिव होगा इट वुड रिप्रेजेंट एन इनकम। तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज अ अदर इनकम जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पीबीडी का काम कर लिया। अगर आगे बढ़े तो उसने एडजस्टमेंट 8 में लिखा है द 8% बैंक लोन वॉज टेकन आउट ऑन 1 अप्रैल 2024। नो इंटरेस्ट हैज येट बीन पेड। तो आपने अगर ये लोन बैंक का 1 अप्रैल 2024 को लिया है और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब है 30 जून 2024। तो अप्रैल की पहली तारीख को लोन लिया यानी कि अभी लोन लिए हुए आपको अप्रैल का पूरा महीना हो गया है, मई का पूरा महीना हो गया है और जून का पूरा महीना हो गया और जून के एंड पे आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। यानी कि इफ आई से कि ये लोन लिए हुए हमें सिर्फ अभी 3 ही महीने हुए हैं तो आई वोंट बी रॉन्ग ना। 1 अप्रैल 2024 को लोन लिया है, 30 जून 2024 को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। तो अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने अभी आपके बिजनेस में ये करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर ये लोन रहा है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी फिर सिर्फ 3 महीने का चार्ज होगा। तो टोटल लोन आपने लिया था कितने का? टोटल लोन आपने लिया था 3,000 का। ठीक है ना, ऊपर रिटर्न है 8% बैंक लोन आपने 3,000 का लिया है और 8% के इंटरेस्ट रेट पे लिया है, लेकिन सिर्फ 3 महीने भी हुए हैं तो सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई 3,000 जो कि आपका टोटल लोन है मल्टीप्लाई बाय 8% जो कि आपका इंटरेस्ट रेट है मल्टीप्लाई बाय 3/12 जो कि टाइम पीरियड हुआ है इस लोन को लिए हुए। तो इसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ कर लेते हैं साइड में। ठीक है, इधर कर लेते हैं 3,000। कहीं उसने दिया हुआ तो नहीं है? आ, नहीं दिया हुआ, ठीक है यही कर लेते हैं। 3,000 टाइम्स 8% का लोन था मल्टीप्लाई बाय 3/12 उसको लिए हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो आप इसको अगर कैलकुलेटर में डालेंगे 3,000 टाइम्स 8% टाइम्स 3/12 तो ये आपके पास आएगा $60। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट चार्ज है वो सिर्फ $60 का है जो कि एज फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9। अहमद स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2022। कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट 1 जुलाई 2022 को हुआ था और अभी 30 जून 2024 यानी कि ये साल एंड हुआ है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किए हुए टोटल 2 साल हो चुके हैं। On that date, he purchased a motor vehicle for $24,000 and fixtures and fittings for 32,000 for $3,200. No other non-current asset have been purchased since that date. उस साल से लेके उस डेट से लेके अभी तक कोई नॉन करंट एसेट परचेज नहीं किया गया है। एंड देन आफ्टरवर्ड इट्स रिटन डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। मोटर व्हीकल पे 20% पर एनम यूजिंग आरबीएम मेथड एंड फिक्चर्स एंड फिटिंग्स पे 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, फिक्चर्स एंड फिटिंग का तो बड़ा सिंपल हो गया ना, क्योंकि एसएलएम मेथड में तो कॉस्ट पे रेट लगता है और फिक्चर्स एंड फिटिंग जो आपने खरीदे थे क्योंकि सिर्फ एक ही फिक्चर एंड फिटिंग खरीदा है उसकी कॉस्ट $3,200 थी। तो उस पर आप सीधा सीधा 10% लगाओ, 3,200 का 10%, ये आपके पास सीधा सीधा $320 निकल कर आ जाएगा। अच्छा, मोटर व्हीकल के लिए थोड़ी सी ज्यादा वर्किंग हो गई। क्यों सर मोटर व्हीकल के लिए थोड़ी सी ज्यादा वर्किंग की होगी? क्योंकि मोटर व्हीकल में देखो आरबीएम मेथड है और आरबीएम मेथड में नेट बुक वैल्यू पे रेट लगता है और ये एसेट आपने दो साल पहले खरीदा था। यानी कि पहले पूरा एक ईयर वन कंप्लीट हुआ होगा, ईयर वन की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी जो कि 2023 के खत्म हुआ है और फिर आपका ईयर टू एंड हुआ है जो कि 2024 में, जो कि करंट अकाउंटिंग ईयर है जो कि एंड हुआ है, जिसका डेप्रिसिएशन चार्ज इनकम स्टेटमेंट में जाना है। तो उसके लिए मैं क्या वर्किंग करूंगा, मैं देखूंगा मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमारे पास थी $24,000। दो तरीके हैं, तो दो तरीकों में से मैं आपको जो है ना दोनों तरीके ही चले बता देता हूँ। एक तो शॉर्टर तरीका है जो कि फास्ट फास्ट जो बच्चे काम करते हैं उनको लगाना होता है। वो कहेंगे कि यार 24,000 का हमारे पास लेट से कॉस्ट थी, ठीक है ना। पहले साल रेट लगा होगा 20% का रेट है ना, पहले साल रेट लगा होगा कितने का? हाँ 20% का रेट है। तो पहले साल रेट लगा होगा 20% का, ठीक है। और अगले साल भी रेट लगना है कितने का? 20% का। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ इस तरीके से करेंगे, हम करेंगे काम, हम कहेंगे कि भाई 24,000 पे पहले साल जब रेट लगा 20% का तो नेटबुक वैल्यू कितनी निकल के आएगी? नेटबुक वैल्यू बाकी का 80% होगी। ठीक है, तो 24,000 टाइम्स 80% ये आपके पास आएगा कुछ, क्योंकि देखिए जब 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई तो जो बाकी का 80% था वो नेटबुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास आएगा 19,200। और इसके ऊपर वो करेंगे कि सीधा सीधा लगा देंगे, क्या सीधा सीधा लगा देंगे 20% का रेट जो कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। तो 19,200 मल्टीप्लाई बाय 20% आपके पास आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज $3,840। ठीक है ना।
और थोड़े से बच्चे जो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना चाहेंगे वो किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो कहेंगे भाई पहला ईयर वन है, ठीक है, 24,000 कॉस्ट थी, 20% का रेट था, 24,000 टाइम्स 20%, 4,800 ये डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर वन आ गया। फिर वो जाएंगे एयर टू में, क्योंकि आरबीएम मेथड था, वो कहेंगे हम पहले नेटबुक वैल्यू निकालेंगे। नेटबुक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट जो कि 24,000 है, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अभी एसेट लिए हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है, तो एक ही साल की डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 24,000 माइनस 4,800 जो कि ईयर वन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और नेटबुक वैल्यू आएगी और उसको मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे। तो 24,000 मल्टीप्लाई माइनस 4,800 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आपके पास अगेन 3,840 ही बनता है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करें, आंसर आप देखें, इसमें भी 3,840 आया, इसमें भी 3,840 आया, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हमने बस पहले डायरेक्टली नेटबुक वैल्यू निकाल के सीधा उस नेटबुक वैल्यू पे रेट लगा दिया। इसमें हमने पहले पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली, फिर नेटबुक वैल्यू निकाली और फिर रेट लगाया, तो बोथ आर फाइन। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हमने देखे यहाँ लिख दिया $3,840 का। लास्ट एडजस्टमेंट में कहता है मोटर एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडेड 1140 फॉर मोटर इंश्योरेंस फॉर द 12 मंथ्स टू 31 अगस्त 2024। कह रहा है जो ऊपर मोटर एक्सपेंसेस लिखे हुए थे ना, मोटर एक्सपेंसेस आपने पे किए, ये रहे 4250 के, कह रहा है इस 4250 के अंदर एक 1140 की ऐसी पेमेंट है जो कि मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड है। और वो मोटर इंश्योरेंस कब एंड हो रही है, फॉर द 12 मंथ्स टू 31 अगस्त 2024। वो मोटर इंश्योरेंस की 1140 की पेमेंट 31 अगस्त 2024 तक है। तो भाई हमारा तो अकाउंटिंग ईयर ही 30 जून 2024 को एंड हो रहा है। तो जो जुलाई और अगस्त ये जो 2 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट क्या है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी एक तरीके से प्री पेमेंट है। तो इस प्री पेमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप कहेंगे जनाब कि 1140 जो कि 12 महीने की पेमेंट थी इंश्योरेंस की फॉर द 12 मंथ्स, उसमें से 2 महीने जुलाई और अगस्त के, 1140 में से 2 महीने जो कि जुलाई और अगस्त के हैं, मल्टीप्लाई बाय 2/12। तो ये आपके पास प्री पेमेंट निकल के आ जाएगी 1140 मल्टीप्लाई बाय 2/12, $190 की आपके पास आ गई प्री पेमेंट। तो अब आप कहेंगे कि यार ये जो मैंने मोटर का एक्सपेंस पे किया है ना 4250, इसमें से 190 क्या है, 190 की तो प्री पेमेंट है। तो आप अगर 4250 माइनस 190 अगर प्रीपेमेंट का हटा दें, तो आपके पास जो बाकी का एक्सपेंस इंकर्ड निकल के आएगा, वो कुछ निकल के आएगा $4060, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना। तो मोटर एक्सपेंसेस थे टोटल फोर, उसके ऊपर गिवन थी पेमेंट 4250 की। कहते हैं उसके अंदर एक पेमेंट है $1140 की जो कि मैंने इंश्योरेंस के लिए की है। और इंश्योरेंस भी कितने महीने की कराई है, 12 महीने की कराई है। और वो 12 महीने एंड कब हो रहे हैं, 31 अगस्त 2024 को एंड हो रहे हैं। तो दैट इज वाई हमने पकड़ा कि यार इसमें जो जुलाई और अगस्त का महीना है वो तो हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट ही नहीं है। तो जुलाई और अगस्त जो 2 महीने की पेमेंट है, टोटल पेमेंट 1140 की फॉर 12 मंथ्स, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2/12 करके हमने बोला कि सिर्फ जो उसकी 2 महीने की पेमेंट है जो कि 190 बन रही है, वो अगले साल से रिलेटेड है, तो वो प्री पेमेंट हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्लोजिंग प्री पेमेंट को हम क्या करा लेते हैं, अमाउंट पेड में से सिंपली माइनस करा लेते हैं। तो अमाउंट पेड ऊपर 4250 थी, उसमें से क्लोजिंग प्री पेमेंट 190 हमने माइनस करा ली। तो मोटर एक्सपेंसेस की जो इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर है वो निकल के आ गई हमारे पास $4060। मूविंग फर्दर अहेड, अगर आगे बढ़े तो अब हमारे पास उसने रिक्वायरमेंट मांग ली, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। यूज द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन पेज 4 टू शो योर वर्किंग। अच्छा, कुछ वर्किंग देख रहे हो ना आपने, मैंने यहीं पे दिखा दी है, उसने उसके लिए अलग से जगह दी थी, और जहां उसने जगह दी है तो वहां आपको चाहिए कि आप उस जगह में ही वर्किंग दिखाओ। जैसे रेवेन्यू की वर्किंग मैंने उसी जगह में दिखाई है। अच्छा, रेवेन्यू की बात तो मैंने आपसे ऑलरेडी कर ली है, आपको नोट में भी लिखवाया था, द इंडिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस विल the presence of a trade receivable balance will indicate the need to make a SLC अकाउंट। तो मैंने SLC अकाउंट बनाया। रेवेन्यू की सबसे पहली फिगर है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो चाहिए ही है। तो SLC में हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों थे। आप देखो आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन थे कितने के, $21,100 का, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन था $18,500 का। तो मैंने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल देखो $21,100 का लिखा, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने का लिखा, $18,500 का लिखा। और फिर जो हमारे पास रिसीट्स आई हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो कितनी आई हैं, रिसीट्स हमारे पास आई हैं, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ये मेंशन है 1,02,600, तो मैंने रिसीट्स लिख दी 1,02,600 की। और फिर हमने क्या किया, हमने क्रेडिट साइड की दोनों फिगर्स को ऐड करा के डेबिट साइड वाली फिगर से क्या करा लिया, लेस करा लिया। तो हमारे पास रेवेन्यू की फिगर निकल के आ गई
$100,000। और उस $100,000 के अंदर जो है वो मैं कैश सेल्स को क्या कर लूंगा, कैश सेल्स को ऐड करा लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसने हमें कुछ शुरू में कैश सेल भी दी हुई है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम टोटल सेल लिखते हैं। तो ये जो $100,000 आया है एसएलसी बना के, ये सिर्फ क्रेडिट सेल आया है। उसके अंदर 5,200 की जो कैश सेल गिवन है वो ऐड करी, तो 100,000 प्लस 5,200, ये मेरे पास टोटल सेल्स बन के आ गया 1,05,200, जिसको मैंने यहाँ पे एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप पढ़े तो अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे शायद पूछ सकते हैं, मैं पूछ लेना चाहिए था कि सर ये 300 का बेड डेट भी तो था, ये क्यों नहीं एसएलसीए अकाउंट के अंदर शो हो रहा। तो देखें, एक तो बात बेड डेट के लिए उसने क्या कही थी कि इज टू बी रिटन ऑफ, यानी कि ये अभी तक बेड डेट राइट ऑफ नहीं कराया गया है। लेकिन अगर मैं इस बेड डेट को एसएलसी अकाउंट में शो करता, तो किस तरफ शो करता, मैं उसको शो करता इधर डेबिट साइड पे, बेड डेट के नाम से, कितने का, 3,000 का। लेकिन अगर मैं ये बेड डेट शो कर देता कि ये, अब जब ये अगर एसएलसी का पार्ट बनता ना, तो ये हो जाता कि ये राइट ऑफ हो चुका है। और अगर तो बेड डेट राइट ऑफ हो चुका है, तो फिर मुझे जो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस भी लेना पड़ता, वो 18,500 माइनस 300 करा के जो रिमेनिंग जो आंसर आता 18,200 का, वो लेना पड़ता, 18,200 लेना पड़ता। तो देखिए, मैंने अगर बेड डेट रिकॉर्ड ही नहीं कराया, जैसे मैंने काम किया, मैंने कहा कि भाई बेड डेट तो अभी राइट ऑफ हुआ ही नहीं, उसको रिकॉर्ड ही ना करो। तो फिर जो मैंने क्लोजिंग बैलेंस भी लिया, वो बिफोर राइटिंग ऑफ बेड डेट जो ये गिवन था नॉर्मल 18,500, वही वाला लिया। कनेक्ट लेकिन में नहीं। अगर कोई, भाई सिंपल सी बात है, उसने एक बेड डेट कहा हुआ है कि बेड डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ $300। तो अगर आप बेड डेट को राइट ऑफ करा के, यानी कि आप कहते हो कि सर मैं एसएलसी अकाउंट के अंदर बेड डेट यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो आप लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप बेड डेट को शो करोगे कि वो राइट ऑफ हो चुका है, तो फिर आप जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लोगे, वो भी बेड डेट को राइट ऑफ करा के लोगे, यानी कि बेड डेट को राइट ऑफ कराने के बाद आपका जो ट्रेड रिसीवेबल बचेगा 18,500 माइनस 300, सिर्फ 18,200 का बचेगा। तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी 18,500 नहीं, 18,200 आएगा। लेकिन फिर ये होगा कि बेड डेट यहाँ पे कितने का आ जाएगा, बेड डेट फिर यहाँ पे आपका 300 का आ जाएगा। तो अपेरेंटली आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, समझाने का ये मकसद है कि अगर आप ठीक है। बेड डेट को एडजस्ट करा के भी लेके जाते हो, तो बस फिर ये बात ख्याल रखो कि बेड डेट को एडजस्ट कराए तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी एडजस्टेड वाला लो, या फिर उसको आप एडजस्ट ही ना कराओ, फिर आप क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी एडजस्टेड ले लो, और बेड डेट को भी ना दिखाओ कि वो एडजस्ट हुआ है। तो अंडर बोथ द केसेस आपका आंसर जो है ना वो सेम आएगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये हमारा एसएलसी हो गया, टोटल सेल आ गई 1,05,200, हमने सेल्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लिया 1,05,200। लेस कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री उसने हमें खुद ही बता दिया था कितनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री उसने कहा था 12,640 है, ये रही। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 12,640 की। उसके बाद हमारे पास जनाब परचेजेस था। परचेजेस अब हमें ट्रेड पेबल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, और उसने ये भी कह दिया कि तमाम परचेजेस क्रेडिट पे हैं, पीएलसीए बना लेंगे। ओपनिंग ट्रेड पेबल आपके पास है 8,800 का, और क्लोजिंग है 6,300 का। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल आपका आ गया 8,800, क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ गया 6,300। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट्स की हैं ट्रेड पेबल को, जो कि यहाँ पे गिवन है, पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर 61,240। पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर आ गई 61,240। आपने फिर क्या करना है, आपने क्रेडिट वाली साइड, डेबिट वाली साइड को ऐड करा के क्रेडिट वाली साइड से माइनस कराया, तो आपके पास परचेजेस की फिगर आ गई 58,740। और क्योंकि आपकी तमाम परचेजेस थी ही क्रेडिट पे, तो ये टोटल परचेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल परचेजेस हो गई 58,740। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर उसने कहा था कि हमने $420 की गुड्स की ड्राइंग भी करी है। तो मैंने जो टोटल परचेज की फिगर पीएलसीए से निकाली 58,740, उसमें से गुड्स की ड्राइंग जो $420 की थी, वो देख रहे हो ब्रैकेट में माइनस करके जो नेट फिगर आई 58,740 माइनस 420, 58,320 को मैंने एज परचेजेस रिकॉर्ड किया। और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ऑलरेडी निकाली भी है यहाँ पे 15,680 की, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने माइनस करा दिया। ऐड सब्ट्रैक्ट कराया जब, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ रहा है 55,280। रेवेन्यू में से क्लोजिंग इन्वेंट्री, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल जो कि 55,280 है माइनस कराऊंगा, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा $49,920 का। और उसके बाद क्योंकि पीबीडी के अंदर डिक्रीज आया था, हमने कैलकुलेट कर लिया था इधर, डिक्रीज इन पीबीडी कितना था, $145 था, जो कि बिजनेस के लिए इनकम है, तो वो एज अदर इनकम डिक्रीज इन पीबीडी $145 का आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 50,065, जो कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट
प्लस अदर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने तमाम एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने बेड डेट का एक्सपेंस लिखा, जो कि मेरे पास कितना है, जो कि मेरे पास है $300 का एडजस्टमेंट में गिवन था। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, ये रहा। मैं इस वर्किंग का नाम भी दे देता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमें अभी लोन लिए हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, तो हमने 3 ही महीने का इंटरेस्ट इंकर किया है ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर, जो कि $60 था। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, तो उसको देख लेते हैं। हमने ऊपर से अगर चलें तो हमने रेंट का एक एक्सपेंस है जो कि पे किया है, ठीक है ना। और रेंट के लिए उसने कहा हुआ है कि रेंट जो है आपने जो पे किया है वो $16,800 पे किया है, लास्ट में जो गिवन है। और रेंट के लिए उसने एक और बात लिखी थी कि रेंट कुछ आपका अक्रूड भी था। अच्छा, साल के शुरू में रेंट अक्रूड था, साल के एंड पे रेंट प्रीपेड है। ये देख लें, रेंट अक्रूड है कौन सी, 30 जून 2023 को $600 से, और साल के एंड पे रेंट प्रीपेड है $1,800 से। इस बात का क्या मतलब बना, इस बात का ये मतलब बना कि रेंट के अंदर मल्टीपल अक्रूवल और प्रीपेमेंट है, या एटलीस्ट साल के शुरू में वो अक्रूड है और साल के एंड में प्रीपेड है। और अमाउंट जो रेंट की ड्यूरिंग द ईयर पे की है वो 16,800 आपने पे की है। तो अब इसके लिए क्या हल है, इसके लिए एक ये हल है कि आप पाप का अकाउंट बना लो। तो आपके पास ओपनिंग अक्रूवल था, सर ये मैंने पापा पाप अकाउंट क्या होता है, मैं अजीब से निकल गया। एक्सपेंस का अकाउंट बेटा, एक्सपेंस का हमने पढ़ा था ना, एक्सपेंस एंड इनकम के अकाउंट में, तो उसमें हमने पापा के अकाउंट पढ़े थे। और इवन मैंने तो आपको अपनी मॉर्निंग भी बता दिया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि भाई अगर आपके पास ओपनिंग अक्रूवल है तो उसको आप क्या करा लो, उसको आप माइनस करा लो। और अगर आपके पास क्लोजिंग प्री पेमेंट है तो उसको आप क्या करा लो, उसको भी माइनस करा लो। तो यहाँ पे हमारे पास रेंट के केस में ओपनिंग अक्रूवल है और क्लोजिंग प्री पेमेंट है। तो अगर आप सिंपली 16,800 में से अगर मैं रेंट की वर्किंग करूं, यही रही, आप सिंपली कहोगे रेंट पेड 16,800 है, ओपनिंग अक्रूवल भी माइनस करा लो। ओपनिंग अक्रूवल कितना है, जो मैंने आपको निमोनिक दिए थे $600, और क्लोजिंग प्रीपेमेंट भी माइनस करा लो जो कि है $1,800। तो -600 -1,800, जो भी आपके पास आंसर आएगा, 16,800 -600 -1,800, जो कि बन रहा है 14,400। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट का चार्ज है। आप इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लो, ये देखो 14,400 रिकॉर्डेड है। ये मैं आपको, जो मैं अभी मेरे ख्याल से लास्ट एक आध क्लास के अंदर ही मैंने आपको निमोनिक बताया था, इसके अंदर मैंने कहा था कि ओपनिंग अक्रूवल लेस होगा, क्लोजिंग अक्रूवल ऐड होगा, ओपनिंग प्रीपेमेंट ऐड होगी, क्लोजिंग प्रीपेमेंट लेस होगी। तो आप वो अप्लाई कर लो। और अगर आपको पाप का अकाउंट बनाना है, यानी कि एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, तो ये मैंने पाप का अकाउंट बनाया हुआ, सेम ही बेसिस पे बनाया हुआ है। ओपनिंग अक्रूवल था $600, तो ये ओपनिंग अक्रूवल आ गया $600 का। फिर आपके पास था क्लोजिंग प्रीपेमेंट $1,800, तो ये आपके पास आ गया क्लोजिंग प्रीपेमेंट $1,800। और बैंक से जो पेमेंट थी आपकी, वो थी $16,800, तो वो आपकी आ गई $16,800। इस साइड को आपने बाकी दोनों साइड से माइनस कराया, यानी 16,800 -600 -1,800, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू $14,400 ही कैलकुलेट होकर आ गई। देन रेंट के बाद आपके पास क्या है, रेंट के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपका सिर्फ अक्रूड था साल के शुरू में ना, ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ साल के शुरू में अक्रूड है 130 से, और इलेक्ट्रिसिटी की जो पेमेंट आपने की है ड्यूरिंग द ईयर वो 1920 की करी है। और ओपनिंग अक्रूवल तो मैंने अभी भी बताया माइनस हो जाएगा, तो आप 1920 -130 भी करा लेते हो अगर, 1920 -130, जो कि बनेगा 1890, 1790 बनना चाहिए। तो 1790 आपका देखें इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बन रहा है, लेकिन इसके अंदर और तो कुछ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अक्रूवल प्रीपेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड 1920, ओपनिंग अक्रूवल 130, कुछ और तो बात नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, अलग कोई बात नहीं है, तो फिर सेम ही आएगा। अच्छा, यहाँ 1880 लिखा हुआ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कम आया है। फिर से चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका पेड है 1920 का, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो अक्रूड है वो अक्रूड है 130 की। तो 1920 -130, तो यही बनना चाहिए। ये वर्किंग गलत, कुछ और तो नहीं है इसके अंदर। ओके, माय बैड, माय बैड। इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी का आप रियलाइज करो, इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग अक्रूवल भी गिवन है 130, और इलेक्ट्रिसिटी का क्लोजिंग अक्रूवल भी गिवन है 90। तो ओपनिंग अक्रूवल तो माइनस हो गया 130, क्लोजिंग अक्रूवल क्या होगा, क्लोजिंग अक्रूवल ऐड हो जाएगा +90। तो 1790 के अंदर ही अगर हम +90 करा दें, तो ये बन रहा है आपका 1880 का आंसर, 1880।
और इसको अगर आप पाप के अकाउंट से बनाना चाहो यानी एक्सपेंस के अकाउंट से बनाना चाहो तो ये मैंने एक्सपेंस का अकाउंट भी बनाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या किया भाई, इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग अक्रूवल था तो 130 आपका ओपनिंग अक्रूवल आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्लोजिंग अक्रूवल था, यह आपका क्लोजिंग अक्रूवल आ गया। पेमेंट आपने करी है इलेक्ट्रिसिटी की टोटल 1920 की, तो बैंक क्रेडिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये आपकी बैंक की पेमेंट आ गई। आपने अगेन डेबिट साइड को ऐड किया, क्रेडिट साइड से माइनस कराया, तो आपके पास 1920 प्लस 90 माइनस 130 इनकम स्टेटमेंट का चार्ज निकल के आ गया कितना, $1880। देन रेंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। डेप्रिसिएशन के दोनों चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं। मोटर व्हीकल का 3840 था एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग का 320 था। तो मोटर व्हीकल का 3840 आ गया, फिक्सचर्स का 320 आ गया। उसके बाद आपके पास मोटर एक्सपेंस की भी हमने वर्किंग कर ली थी। हमने कहा था इनकम स्टेटमेंट का मोटर एक्सपेंस में 4060 जाएगा, बिकॉज 190 आपकी मोटर एक्सपेंस की प्री पेमेंट थी। तो 4250 माइनस 190, ये आपके पास 4060 मोटर एक्सपेंस का इनकम स्टेटमेंट का चार्ज आ गया। कैरेज आउटवर्ड आपके पास एज इट इज गिवन था डायरेक्टली, जो कि ऑब्वियसली आपका एक एक्सपेंस है, तो 1040 आपका कैरेज आउटवर्ड डायरेक्टली एज एक्सपेंस आ गया, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी। एंड इसी तरीके से आपके पास जो जनरल एक्सपेंसेस था 3600, उससे रिलेटेड भी कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट को एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ये 3600 जनरल एक्सपेंसेस भी हमने एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। हमारे ख्याल से हमारे पास सवाल में जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस आ गए। इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया यहाँ से बेड डेट से लेकर जनरल एक्सपेंस तक, तो हमारे पास टोटल आ रहा है 29,500 का। ठीक है, और 50,065 जो जनरल जनरल ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली फिगर थी, उसमें से जब आप ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस कराओगे 29,500 के, तो आपके पास प्रॉफिट पर ईयर निकल के आ रहा है $2,0565 का। और ये आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट, जो कि मेरे ख्याल से 17 गुड मार्क्स के लिए पूछी हुई थी, वो हमने बना ली। और इसमें मोटर एक्सपेंस है जो वर्किंग जो यहाँ पे जो मैंने ऊपर करी हुई है, आपने इंश्योर करना है कि वर्किंग नीचे करें। वैसे तो मैंने सारी वर्किंग नीचे भी दोबारा से कर दी है मोटर एक्सपेंस को छोड़ के, लेकिन वो सारी वर्किंग इवन मोटर एक्सपेंस की या आपसे लेट से डिप्रिसिएशन की वर्किंग जो हमने यहाँ साइड पे कर ली थी, जो वर्किंग की जगह उसने दी हुई है, जहाँ पे उसने फिगर मांगी है, वहाँ पे हमें वो फिगर या उसकी वर्किंग शो करनी है। देन उसके बाद पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट व्हाई एडजस्टमेंट 5, 6, 11 ऑन पेज 2 वर टू बी मेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड्स फॉर ओन यूज, जी जनाब, गुड्स फॉर ओन यूज के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बिजनेस। ये देखें, अब ये 17 मार्क मुशक्कत वाले थे, ये जो 6 मार्क है ये इजी मार्क है, गिवन दैट कि आपको चीजें याद हो। तो गुड्स फॉर ओन यूज आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो कि कहता है ओनर सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। ओनर पैसा डाले तो कैपिटल, निकाले तो ड्राइंग, दोनों चीजें शो करनी है। तो हम लिख देंगे ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। एनी मनी ब्रॉट, और इनफैक्ट मनी का सही वर्ड नहीं है, एनी रिसोर्स ब्रॉट, एनी रिसोर्स ब्रॉट बाय ओनर shall be recorded as capital। तो जब भी ओनर पैसा लेके आता है, कुछ चीज लेके आता है, हम उसको एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। एंड एनी विड्रॉल, एंड एनी विड्रॉल टू बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग। और कब उसको निकालता है तो फिर उसको हम ड्राइंग पे रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ओनर का बिजनेस है, जाने दो कुछ नहीं रिकॉर्ड करो, हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इररिकवरेबल डेट के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है भाई, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड। Assets and profits should never be overstated to represent true and fair view of business।
तो अगर आप बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपके ट्रेड रिसीवेबल ओवर स्टेटेड रहेंगे, और आपके इवन बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ओवर स्टेटेड रहेंगे, यानी कि एसेट्स प्रॉफिट्स दोनों ही ओवर स्टेटेड रहेंगे। मोटर इंश्योरेंस के लिए क्या था, प्री पेमेंट आपने जो है वो माइनस कराई थी, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई प्री पेमेंट और उसको जो है आप एडजस्ट कराओ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत 190 की मेरे ख्याल से अमाउंट थी वो अगले साल से रिलेटेड थी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, revenues of one accounting year are to be matched are to be matched with expenses of same accounting year, with expenses of same account। देन तो ये आपके 6 मार्क हो गए। अब ये देखें, आसानी के 6 मार्क थे, वो 17 मार्क इतने मुशक्कत मेहनत से आए हैं, छोटी छोटी चीजें करके आए हैं, और ये 6 मार्क आपके सिंपल, अगर आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स याद होते सही से तो आपने कमाल लेने थे। खैर, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, और क्या कहता है Ahmed has been offered the opportunity to purchase larger premises for $85,000, which would allow him to increase the sales revenue of the business. As he does not have sufficient personal funds to make the purchase, he is considering two options: apply for a bank loan to cover the whole purchase price. The bank loan would be repayable over 10 years and interest would be payable at 8% per annum. Option 2 यह है कि Ahmed's brother has offered to join the business as an equal sharing partner. He would introduce all of the cash required to complete the purchase in exchange for a 50% share of future profit. Advise Ahmed whether he should go ahead with either of these options. Testify are advised by discussing both financial and non-financial factors. तो सबसे पहले तो अगर वो बैंक लोन लेके जाता है, बैंक लोन पे जाता है, तो बैंक लोन लेने का उस पर इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन आएगी। देखिए 85,000 का जो है वो प्रेमिसेस है, और अगर आप लोन लेते हो और आपको 8% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक लोन सर विल पोज। प्रेमिसेस क्या है ये? ये बेटा जगह को कहते हैं, प्रेमिसेस इज बेसिकली लैंड, जगह। अब वो हो सकता है उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई हो, वो हो सकता है कोई प्लॉट हो सकता है कोई दुकान हो, जगह को कहते हैं। ब्लैंक लोन ओके। विल पोज एन एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ, कितने की इंटरेस्ट कॉस्ट पोज होगी भाई, 85,000 का आप लोन लेते हो और 8% का आप इंटरेस्ट देते हो उसके ऊपर पर एनम। तो 85,000 का 8% वुड बी 6800, $6,800, विच विल रिड्यूस प्रॉफिट। जाहिर सी बात है ये इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉफिट को कम करेगी, विच विल रिड्यूस प्रॉफिट्स। और अभी आपके करंट प्रॉफिट कितने हैं, करंट प्रॉफिट आपका है 20,565, ठीक है। विच विल रिड्यूस प्रॉफिट्स, दिस लोन will need to be repaid regardless of whether regardless of whether business revenue, regardless of whether, जिसको इस तरह से लिख लेना, regardless of business performance, बिजनेस की परफॉर्मेंस कोई भी हो, लोन आपको रीपे करना पड़ेगा हर हाल में, regardless of business performance। ठीक है, जबकि अहमद अगर ब्रदर से जाके अपने लेता है तो उसके अंदर अल्लाह making up or doing a partnership will allow to buy land, to buy premises without any increase in finance cost, यानी कि इंटरेस्ट की कॉस्ट के
को बढ़ाए बगैर आप लोग प्रेमिसेस ले सकते हो, एंड दिस विल नॉट नीड टू बी रीपेड, दिस विल नॉट नीड टू बी रीपेड। तो the profits made in future will have to be equally divided between partners. But if business performs poorly, performs poorly in any year, losses will also be shared. Losses will also be shared. Conclusively, it can be said that Ahmed should do a partnership. Ahmed should do a partnership as it will bring new or more bring more new expertise into the business, and will also share responsibilities. तो ये हमारा 7 मार्क का जो है वो कंक्लूजन भी हमने दे दिया, जिसमें हमने पूरे दोनों साइड के दो दो तीन तीन पॉइंट डिस्कस किए, एंड लास्ट अपना कंक्लूजन दे दिया कि उसको पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। तो दैट वाज योर कंप्लीट अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन।